हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य कौन कौन से थे। जिसमें नेक्स्ट बिंदु आता है कि साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए। हुम एक बहुत ही जिम्मेदार सरकारी अधिकारी रह चुके थे और उन्हें भारत में बढ़ते हुए खतरनाक असंतोष उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी थी। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के उद्देश्य से इतनी ज्यादा रुचि ली थी कि इस तथ्य की पुष्टि हुम द्वारा सर ऑकले कार्विन को लिखे पत्र जो उससे भी होती। पत्र में ह्यूम ने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना की योजना का उद्देश्य अंग्रेजी शासकों के कार्यों के फल उत्पन्न एक प्रबल और उमड़ती हुई शक्ति के निष्कासन के लिए रक्षा नली का निर्माण करना था। अर्थात ब्रिटिश सरकार जो उसके लिए एक सुरक्षा नली के रूप में कांग्रेस जो उसकी स्थापना की गई थी, ताकि कांग्रेस जो उसकी स्थापना ब्रिटिश लोगों ने की थी, ताकि क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होंगे वो कौन से ब्रिटिश समर्थक होंगे और वो कम से कम ब्रिटिश सरकार जो उसकी बुराई करेंगे। इसलिए ब्रिटिश सरकार जो उसकी सुरक्षा के लिए और इसके साथ ही यानी कि ब्रिटिश सरकार जो उसमें क्या कमियां उसको बता सके, इन सब चीज़ों के लिए ब्रिटिश सरकार जो उसने किसकी कांग्रेस जो उसकी स्थापना की थी। दूसरी बात आती कि बढ़ते हुए भारतीय असंतोष से ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने का एकमात्र रास्ता इस आंदोलन को वैधानिक मार्ग पर लाना था। बढ़ते हुए भारतीय असंतोष से ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने का एकमात्र रास्ता इस आंदोलन को वैधानिक मार्ग पर लाना था। हुम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे और इस विचारधारा की पुष्टि लाला लाजपत राय जो उनके विचारों से भी होती, उन्होंने भी लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना था। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना नहीं, अंग्रेजी साम्राज्य के हितों की पुष्टि करना था। सर विलियम बेडनपन का भी मानना है कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक सेफ्टी वॉल अर्थात रक्षा नली की आवश्यकता है और कांग्रेस से बढ़कर अन्य कोई भी सेफ्टी वॉल नहीं हो सकता। इसके अलावा अन्य मत ये कि सरकार के व्यवहार से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए की गई थी। प्रारंभिक अधिवेशन के समय कांग्रेस प्रतिनिधियों को गवर्नरों द्वारा गार्डन पार्टियां तक दी जाती थी और अधिवेशन की व्यवस्था में भी पूरा सहयोग दिया गया। परंतु जब ऐसे लोग जिन्हें ब्रिटिश शासक नहीं चाहते थे कांग्रेस के अंदर घुस गए और ब्रिटिश शासक जिस रास्ते पर कांग्रेस को ले जाना चाहते थे उसका उल्टा रास्ता कांग्रेस ने अपनाना शुरू कर दिया, तब लॉर्ड डफरिन और ब्रिटिश शासक कांग्रेस के खिलाफ हो गए और उनको समाप्त करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना करने में लग गई थी। और यही निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस की स्थापना केवल साम्राज्य के शुभचिंतक के रूप में करना चाहते थे और जब ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस की आलोचना करने लगे। इसके अलावा डॉक्टर नंदलाल चटर्जी के अनुसार जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय भारत पर रूसी आक्रमण का भय बना हुआ था, इसीलिए अंग्रेज भारत की राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए तैयार थे और रूसी भय के से छुटकारा पाने के लिए ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। रूसी आक्रमण के भय से समाप्त होते ही भारत सरकार ने कांग्रेस के प्रति अपने रुख जो उसमें चेंज कर लिया और रजनी पामदत्त का भी मानना है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित योजना जो उसी का अंग रही थी। दूसरी बात आती केवल साम्राज्य की रक्षा के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के लिए भी किया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि वास्तविकता का अवलोकन करने से हमें पता चलता है कि कांग्रेस की स्थापना केवल ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के उद्देश्य से नहीं की, उसके जन्मदाता इसे केवल सरकार समर्थित संस्था बनाना नहीं चाहते थे। इसके बारे में कुछ तथ्य दिए, जैसे कि कांग्रेस के संस्थापकों में से कुछ का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था, परंतु उनका उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना को दबाना नहीं था। वे तो सरकार विरोधी असंतोष को हिंसक रास्ते की तरफ जाने से रोकना चाहते थे और वैधानिक मार्ग की तरफ ले जाना चाहते थे। स्वयं बेडनबर्ग जो है उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस की भूमिका इंग्लैंड के विरोधी दल के समान होनी चाहिए। वायसराय डफरिन ने भी ऐसा ही चाहते थे। तो इस प्रकार से ये कहने का प्रयास किया गया है कि कांग्रेस जो है उसकी स्थापना केवल ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर जो फूटने वाला विद्रोह था उसको रोकने के लिए, इसके साथ ही उसको वैधानिक मार्ग की तरफ ले जाने के लिए किया गया था। दूसरी बात यह आती कि ह्यूम एक भूतपूर्व अंग्रेज अधिकारी थे और वे ऐसी किसी संस्था की स्थापना क्यों कर दे चुकी ब्रिटिश साम्राज्य की विरोधी हो। और इसके उत्तर में कहा जाता है कि ह्यूम व्यक्तिगत रूप से उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे और वे चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश शासन प्रजातांत्रिक रूप से काम करे। इसके अलावा कांग्रेस का प्रारंभिक रुख जो था वो भी अंग्रेजों का विरोधी नहीं था।
इसके अलावा तीसरी बात आती कि 1888 ईस्वी में ह्यूम ने कांग्रेस के मंच से जो भाषण दिया, उससे भी पता चलता है कि ह्यूम का उद्देश्य केवल ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा ही नहीं था। उन्होंने अपने भाषण में जहां एक तरफ ब्रिटिश सरकार की निरंकुशता की कटु आलोचना की, वहीं दूसरी तरफ देश में राजनीतिक जागरण को फैलाने की भी बात कही, ताकि सरकार पर दबाव डाला जा सके। और अपने भाषण में ह्यूम ने कहा था कि हमारे शिक्षित भारतीयों ने अलग अलग रूप में, हमारे अखबारों ने व्यापक रूप में तथा हमारी राष्ट्रीय महासभा के समस्त प्रतिनिधियों ने एक स्वर से सरकार को समझाने की चेष्टा की, किंतु सरकार ने, जैसा कि प्रत्येक स्वेच्छाचारी सरकार जो उसका जैसा रवैया होता है, समझने से इनकार कर दिया। और अब हमारा ये कार्य है कि देश में एक ऐसी अलग जगह, एक ऐसा जागरण लाए ताकि हर भारतीय जिसने भारत माता का दूध पिया हमारा साथी, सहयोगी तथा सहायक बन जाए, और यदि आवश्यकता पड़े तो स्वतंत्रता, न्याय तथा अधिकारों के लिए जो कि महासंग्राम हम छेड़ने जा रहे, उसका सैनिक बन जाए। चौथी बात यह थी कि कांग्रेस की स्थापना केवल ह्यूम का ही काम नहीं था। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रानडे आदि भारतीय नेता जो थे, उन्होंने भी कांग्रेस के निर्माण में या कांग्रेस की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस बात पर विश्वास करना असंभव ही है कि इन भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया। उनका उद्देश्य भारतीयों के लिए शासन में कुछ सुधार करने की मांग करना था। इसके अलावा उमेश चंद्र बैनर्जी ने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कहा है कि ह्यूम का मुख्य उद्देश्य प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञों को सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए एक वर्ष में एक बार इकट्ठा करना था, अर्थात राष्ट्रीय कांग्रेस एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करने वाली संस्था के रूप में जागृत हुई। इसके अलावा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, जो उनका मानना है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के उद्देश्य से नहीं, अपितु भारतीयों के हितों की दृष्टि से की गई थी। इन सभी मतों के आधार पर यह कहना ठीक होगा कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा तथा भारतीय के हितों दोनों के उद्देश्यों के मेल से हुई थी। जकारिया ने भी लिखा है कि भारतीयों और ब्रिटिश समर्थकों के परिणाम स्वरूप इस महान संस्था का जन्म, और इस कार्य ने हमें या इन्हें प्रमुख प्रेरणा संकीर्ण राष्ट्रीय भावना से नहीं, अपितु सत्य और न्याय के उदात्त विचारों के प्रति सच्ची लगन और भक्ति से मिली थी। कांग्रेस का स्वरूप। अगली बात यह आती है कि कांग्रेस का निर्माण हो गया, कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे वो भी स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं कि कांग्रेस का स्वरूप क्या रहा था। कि कांग्रेस के स्वरूप के संबंध में, क्योंकि जाहिर है शुरू से इसमें हमें काफ़ी कुछ मतभेद देखने को मिलता है। कुछ लोग इसे बंगाली कांग्रेस कहते हैं, यद्यपि इसके निर्माण एवं विकास में मद्रासी, मराठी, पारसी यानी कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और सभी क्या नाम है क्षेत्र जो उनके लोगों का योगदान रहा था, और तो इस आधार पर अलग अलग विद्वान जो इसको अलग अलग कहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस का जन्म राष्ट्रीय संस्था के रूप में हुआ था, और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल होने वाले प्रतिनिधि विभिन्न धर्म, वर्ग और संप्रदाय के थे, और वे भारत के विभिन्न प्रदेशों के भी थे। और अयोध्या से ने कांग्रेस के प्रथम 3 अधिवेशनों में सम्मिलित प्रतिनिधियों की सूची भी थी, और जिसमें कि उनके राष्ट्रीय स्वरूप जो उसकी पुष्टि होती है। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जो कि प्राय दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होते थे, प्रत्येक जाति के शिक्षित प्रतिनिधि स्नेह और विश्वास की भावना प्रकट करते थे, और 1907 ईस्वी तक लगभग सभी प्रतिष्ठित भारतीय किसी न किसी रूप में कांग्रेस से जुड़ गए थे। और ह्यूम, विलियम ब्रेडनबर्ग, सर हेनरी कॉटन, एंड्रयू ल्यूल और नॉर्टन जैसे उदारवादी आंग्ल भारतीय भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलनों की अध्यक्षता भी समय समय पर विभिन्न हिंदू, ईसाई, पारसी, मुसलमान तथा अंग्रेजों द्वारा की गई थी। और समय के साथ साथ कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वरूप भी निखरता गया, और शीघ्र ही इसने एक स्थायी और प्रभावशाली राष्ट्रीय संस्था जो उसका रूप ले लिया। और इस संस्था ने संपूर्ण देश की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए संवैधानिक उपायों से अपना कार्य करना शुरू कर दिया, और दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता जो वो भी बढ़ने लगी। और इसकी स्थापना के बाद भारतीयों में एक अभूतपूर्व जागृति जो वो भी आई। और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अवसर पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि इस महान संस्था के द्वारा भारतीय जनता को अब तक जिहा मिल गई है, और जिसके द्वारा हम इंग्लैंड से कहते हैं कि वह हमारे राजनीतिक अधिकारों को स्वीकार करे। और कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यों का ही परिणाम था कि देश में प्रबल जनमत का विकास हुआ। सन हेनरी कॉटन ने भी लिखा है कि यद्यपि कांग्रेस के सदस्य किसी भी स्थिति में सरकारी नीति में परिवर्तन लाने में सफल नहीं हुए, किंतु अपने देश के इतिहास के विकास में तथा देशवासियों के चरित्र निर्माण में निश्चित रूप से उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। और धीरे धीरे कांग्रेस एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी, जिसके फलस्वरूप देश में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय एकता और जन सेवा के उच्च आदर्श उनका प्रतिपादन हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप देश में जागृति आई। प्रारंभ में कांग्रेस की लोकप्रियता केवल शिक्षित वर्ग जो है वहीं तक थी, और देश हित में रुचि रखने वाले
शिक्षित भारतीय इसके कार्यकलाप जो उसमें लगे रहते थे। इसके अलावा राजनीतिक अधिकारों की मांग किए जाने के कारण सामान्य लोगों का ध्यान भी इसकी तरफ आकर्षित होने लगा। लेकिन इस काल में केवल शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग शिक्षित भारतीय ही कांग्रेस से संबंधित रहे। गांव की जनता और किसान वर्ग कांग्रेस से संबंधित संबंध जो नहीं जोड़ पाए। और यद्यपि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया, फिर भी देसी रियासतों की जनता का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस का प्रचार इंग्लैंड में भी होने लगा था और 1890 ईस्वी में कांग्रेस ने एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजा, जिसने इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के निवासियों में कांग्रेस का प्रचार किया, जिसके परिणाम से इंग्लैंड की संसद के सदस्यों की एक समिति बनाई गई और जिसका उद्देश्य एक समाचार पत्र का प्रकाशन, जिसका उद्देश्य भारतीय समस्याओं पर विचार करना था और जनमत को आकर्षित करने के लिए इंडिया नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया और कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार करने के लिए भाषणों, पुस्तिकाओं और पत्रिकाओं जो उनका भी सहारा लिया गया। इस प्रकार के जो कार्य हैं उनके कारण इंग्लैंड के लोग भी कांग्रेस जो उसमें रुचि लेने लगे और 1890 ईस्वी में स्वयं लॉर्ड लैंसडाउन ने स्वीकार किया कि कांग्रेस देश की एक शक्तिशाली और उत्तरदायी और राजनीतिक संस्था है। तो इस प्रकार से ये कांग्रेस जो है उसका निर्माण हुआ था, कांग्रेस के ही उद्देश्य थे और इस प्रकार से कांग्रेस जो कार्य कर पाई। हालांकि प्रारंभिक जो कुछ समय थे उसमें कांग्रेस जो उसने कोई ठोस या कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जनता को जोड़ने का और जनता को जागरूक करने का कार्य जो उसने अवश्य किया था।